यह गाथा है गोंडवाना की उस पवित्र भूमि की जहाँ का हर घाटी और जंगल शौर्य और पराक्रम की गवाही देते थे। यह वही भूमि थी जहाँ बेटियां सिर्फ घर की शोभा नहीं थी बल्कि रणभूमि की ध्वजा बनती थी। इसी भूमि से उठी वीरांगना रानी दुर्गावती, जिन्होंने बचपन से ही अदम्य साहस और जज्बे की मिसाल पेश की। दुर्गावती का बचपन बेहद अनोखा था। छोटी उम्र में ही वे शेर और बाघ का शिकार करने लगी। उनके साथ उनकी प्रिय सखी रामचेरी हर कदम पर मौजूद रहती। दोनों जंगलों में निर्भीक घूमती और दुर्गावती अपनी निडरता से सभी को चौंका देती। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे वे नन्ही आयु में ही शेर और बाघ का शिकार कर लेती और कैसे वह अपने बचपन के मित्र रामचेरी की मदद से दलपति शाह से एक जंगल में मिली। आज वहीं से कहानी को स्टार्ट करता हूँ जहाँ पिछली बार खत्म किया था। अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें। तो जब जंगल में दुर्गावती की मुलाकात दलपति शाह से हुई तो वह क्षण मानो उनकी किस्मत में एक नई कहानी लिखने वाला था। दलपति शाह गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र थे। वे दुर्गावती के तेजस्वी व्यक्तित्व से प्रभावित हो गए। वहीं दुर्गावती भी दलपति शाह के कोमल और सच्चे स्वभाव को देखा और उनके प्रति आदर का भाव उनके मन में घर कर गया। भोले बाबा के दर्शन के बाद दुर्गावती ने अपने पिता महाराज कीर्तिदेव सिंह से रामचेरी के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट की। उन्होंने दलपति शाह से विवाह करने की इच्छा जताई। पहले तो महाराज कीर्तिदेव सिंह इस बात से सहमत नहीं हुए। वे अपनी बेटी का विवाह किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन दलपति शाह का व्यक्तित्व और उनके पिता संग्राम शाह का विशाल साम्राज्य, जिसमें 52 गढ़ शामिल थे और उनका राज्य वर्तमान में मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, भोपाल, सागर, दमोह और वर्तमान छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला था। ये सब महाराज कीर्तिदेव सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार महाराज ने दुर्गावती और दलपति शाह के विवाह को स्वीकृति दे दी। तब साल 1542 में दुर्गावती और दलपति शाह का विवाह संपन्न हुआ और इसी के साथ दुर्गावती अब रानी दुर्गावती बन गई। उनका नया जीवन शुरू हो चुका था। 3 साल बाद 1545 में रानी दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। रानी दुर्गावती का जीवन अब सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं था। गोंड साम्राज्य की रानी बनने के बाद वे पूरे राज्य की मां, मार्गदर्शक और रक्षक बन चुकी थीं। लेकिन जहां साल 1545 में एक और पुत्र प्राप्ति की खुशी हुई तो वहीं एक और दुख की खबर भी आ गई। हुआ ये था कि गोंड राजवंश और चंदेल राजपूतों के मेल ने कई राजनैतिक समीकरण बदल दिए थे। इस मेल ने शेरशाह सूरी को चौंका दिया, जो अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए हर किसी को अपने अधीन करना चाहता था। मैं यहाँ बताता चलूं कि शेरशाह सूरी, जिनका असली नाम फरीद खान था, एक कुशल शासक और रणनीतिकार के रूप में इतिहास में दर्ज है। पठान वंश में जन्मे शेरशाह ने बाबर की सेना में एक साधारण सैनिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। अपनी लगन और सूझबूझ के चलते उन्होंने न केवल बाबर का विश्वास जीता बल्कि धीरे धीरे बिहार का राज्यपाल बनते हुए खुद को एक ताकतवर नेता के रूप में स्थापित कर लिया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठे, शेरशाह ने अपने लिए नए अवसर ढूंढने शुरू कर दिए। 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराकर उसे भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद शेरशाह ने सूरी साम्राज्य की नींव रखी और अपने कुशल प्रशासन और युद्ध कौशल से उत्तर भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। लेकिन शेरशाह का असली आक्रोश तब भड़का जब चंदेल राजा कीर्तिदेव सिंह ने बघेल राजा वीरभान को अपने राज्य में शरण दी। यह परोपकारी कदम शेरशाह को नागवार गुजरा। अपने साम्राज्य के खिलाफ इसे एक चुनौती मानते हुए उन्होंने चंदेलों की राजधानी कालिंजर किले को घेर लिया। शेरशाह की पहली मांग स्पष्ट थी, राजा वीरभान को आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन राजा कीर्तिदेव सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनके इस निर्णय ने शेरशाह को क्रोधित कर दिया और उसने कालिंजर किले पर जोरदार हमला शुरू कर दिया। किला दुर्जेय था। अपनी मजबूत दीवारों और किलेबंदी के कारण इसे जीत पाना आसान नहीं था। शेरशाह ने इसे तोड़ने के लिए तोपों का सहारा लिया, लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब तोप से गोलाबारी हो रही थी तभी अचानक एक भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में शेरशाह बुरी तरह घायल हो गए। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने बेटे इस्लाम शाह को सेना की कमान सौंपी। इस्लाम शाह ने जैसे तैसे कालिंजर किले पर विजय प्राप्त की और राजा कीर्तिदेव सिंह को बंदी बना लिया। इस्लाम शाह ने विजय के बाद अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की ठानी। राजा कीर्तिदेव सिंह को कैद खाने में लाया गया और उनसे उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। इस्लाम शाह ने कहा, राजा कीर्तिदेव, मृत्यु से पहले कोई अंतिम इच्छा है? राजा कीर्तिदेव सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस पर इस्लाम शाह ने व्यंग्य करते हुए कहा, सुना है महोबा का पान तुम्हें बहुत पसंद है, मंगवाऊं? राजा ने गर्व से जवाब दिया, अब मैं पान नहीं खाऊंगा, अब मैं तेरी तलवार खाऊंगा। इस उत्तर से इस्लाम शाह क्रोधित हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में राजा कीर्तिदेव सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया। कालिंजर के पतन और पिता की मृत्यु की खबर जब रानी दुर्गावती तक पहुंची तो उनके हृदय पर गहरी चोट लगी। पिता की निर्मम हत्या और कालिंजर के पराजय की कहानी
कहानी सुनकर वह पूरी तरह टूट गईं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अपने पिता की मृत्यु ने उन्हें न केवल एक बेटी के रूप में बल्कि अपने राज्य के लिए भी अनाथ कर दिया था। दुर्गावती ने पूरे दिन अन्न और जल को हाथ तक नहीं लगाया। दलपति शाह, जो स्वयं इस घटना से व्यथित थे, ने हर संभव प्रयास किया कि रानी को सांत्वना दी जाए। अगले दिन उन्होंने पंडितों को बुलवाया। पिता की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और श्राद्ध का आयोजन हुआ। प्रजा ने भी इस दुख में हिस्सा लिया और महाराज कीर्तिदेव सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लेकिन रानी दुर्गावती का मन अभी भी अशांत था। उनके भीतर अपने पिता के खोने का गम और कालिंजर के पराभव की पीड़ा गहराई तक घर कर गई थी। दलपति शाह ने दुर्गावती को संभालने की बहुत कोशिश की। उन्होंने तरह तरह के उपाय किए कि रानी का ध्यान दूसरी ओर लगाया जाए, लेकिन दुर्गावती का चित्त कहीं स्थिर नहीं हो पा रहा था। आखिरकार दलपति शाह ने छोटे वीर नारायण को उनके पास भेजा। नन्हा वीर नारायण अपनी मासूमियत और मुस्कान से रानी का मन धीरे धीरे हल्का करने लगा। वीर नारायण के कारण रानी दुर्गावती धीरे धीरे अपने कर्तव्यों पर ध्यान देने लगी। उन्होंने राज्य के प्रशासन को संभालना शुरू किया। वे प्रजा की समस्याओं को सुनती, उनका समाधान करती और राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर प्रजा की स्थिति का जायजा लेती। उनका जीवन अब फिर से जिम्मेदारियों से भर गया। रानी के नेतृत्व में गोंडवाना फिर से समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। उनकी कार्य कुशलता, नीति कौशल और व्यवहार से राज्य में खुशहाली लौट आई। प्रजा उन्हें माता के समान मानने लगी और गोंडवाना का नाम एक आदर्श राज्य के रूप में फैलने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा। ऋतुएं बदलीं और कई सुखद वर्षों ने राज्य को स्थिरता और शांति प्रदान की। लेकिन इस सुखमय समय के बीच एक शाम महाराज दलपति शाह ने रानी से कहा, बहुत समय हो गया शिकार पर नहीं गए, अब मन कर रहा है कि जंगल की सैर की जाए। दुर्गावती ने महाराज की इच्छा को समझते हुए शिकार के लिए स्वीकृति दे दी। अगले दिन की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन जब सुबह हुई और दलपति शाह शिकार के लिए निकलने वाले थे, तभी अचानक उन्हें बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने दुर्गावती को आवाज लगाई, मुझे लगता है शरीर में कुछ ठीक नहीं है, शायद तेज बुखार है। शिकार का कार्यक्रम तुरंत स्थगित कर दिया गया। दुर्गावती अपने पति के साथ राजधानी लौट आईं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। राज्य की सुख समृद्धि के बीच यह क्षण एक नए संकट का संकेत था। रानी को अंदेशा हो गया था कि आने वाले दिन उनकी परीक्षा लेने वाले हैं। इधर महाराज दलपति शाह का स्वास्थ्य दिन पर दिन लगातार बिगड़ता जा रहा था। तेज बुखार ने उन्हें बिस्तर से जकड़ लिया था। रानी दुर्गावती ने हर उपाय आजमाया, आयुर्वेदिक औषधियाँ, देवी देवताओं की पूजा, दान पुण्य, मंदिरों में प्रार्थना, संत महात्माओं की शरण, यहाँ तक कि झाड़ फूंक और तावीज तक, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। महल का हर कोना जैसे सूना हो गया था। रानी का मन भी भारी हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को रोके रखा। एक दिन सुबह रानी ने महाराज को सूर्य के दर्शन कराने की कोशिश की। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज देखिए सूर्य निकल आया है, क्या आज आप उन्हें प्रणाम नहीं करेंगे? लेकिन महाराज की शक्ति जैसे खत्म हो चुकी थी। उन्होंने इशारा किया कि उन्हें उठाने की कोशिश न की जाए। उनकी आवाज कांप रही थी, शब्द लड़खड़ा रहे थे। रानी दुर्गावती ने उनकी बात ध्यान से सुनी और अश्रुधारा थामे अपने कर्तव्यों की ओर लौट आईं। और साल 1550 में दलपति शाह 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण और दुर्गावती को छोर स्वर्ग सिद्धार गए। उनके बारे में लेखक शंकर दयाल भारद्वाज ने एक कविता लिखा है, जिसे मैं गाने के रूप में आपको सुना देता हूँ। छूट रहे थे प्राण पिया, कैसे हर उठी थी रानी, आंखों से बहते अश्रु उठी वाकुल वीरांगना रानी। कासा ये जीवन का खेल जो प्रेम में बिछोना है, आप बिन ये सारा जग सोनापन ही बिखाए। सपने में भी तुम बिखो, दिल को तसल्ली मिल जाए, पर जगते ही सब भ्रम टूटे, फिर से वही तन्हाई छाए। यादें तेरी अभी है मेरे दिल के आंगन में, तुझसे ही थी मेरी सजीवता, अब जीवन भर रंग में। हर पल मैं ये सोचूं, तेरी बाहों में फिर से समा जाऊं, पर नियति ने जो खींचे दाग, कैसे उन्हें मिटा पाऊं। सूना सूना ये आंगन तेरे बिना वीरान लगे, तू
उम्मीद है आपको गाना पसंद आया होगा। आगे महाराज दलपति शाह के निधन का समाचार जंगल में आग की तरह पूरे राज्य में फैल गया। गोंडवाना की प्रजा शोक में डूब गई। महल में रोने की आवाजें गूंज रही थीं। पास खड़े चंद्र सिंह फूट फूट कर रो रहे थे, जबकि आधार सिंह महाराज की मरघट की तैयारियों में जुट गए। चंद्र सिंह ने रोते हुए रानी दुर्गावती से कहा, भाभी सब खत्म हो गया, आपके बिना यह राज्य अधूरा हो जाएगा, लेकिन कुल की परंपरा निभाना भी हमारा कर्तव्य है। रानी ने गंभीरता से उत्तर दिया, देवर जी अपने ज्येष्ठ भ्राता की मरघट पर ध्यान दो, मेरे कर्तव्य का निर्णय मुझ पर छोड़ दो। कुछ समय बाद यह घोषणा की गई कि रानी दुर्गावती सती नहीं होंगी। महाराज दलपति शाह ने स्वयं उन्हें आदेश दिया था कि जब तक वीर नारायण सिंहासन संभालने योग्य न हो जाएं, रानी को राज्य का दायित्व निभाना होगा। इस निर्णय ने शोक में ग्रस्त प्रजा को एक नया जोश दिया। कुछ दिनों के बाद राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं। वीर नारायण को राजा का पद सौंपा गया और रानी दुर्गावती उनकी संरक्षिका बनी। हालांकि जब चंद्र सिंह ने विधवा के रूप में रानी को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने रानी से कहा, भाभी जी यह वेश परंपरा के अनुकूल नहीं है। रानी ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, आपको जो सही लगे वह करें, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती। आप सोच रहे हो जो दुर्गावती अपने सहेली रामचेरी के साथ कितने मस्त मौला मस्ती करती थी, वो दुर्गावती को उस समय कितना ट्रोल सहना पड़ रहा होगा, क्योंकि उस समय की आम धरना था कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी भी उसी चिता पर अपने आप को समाप्त कर ले। ऐसा नहीं करना। कितना साहस भरे कदम थे आप लोग, एक बार इमेजिनेशन करके देखो। खैर, इस विषम परिस्थिति में आधार सिंह ने रानी की हर संभव सहायता की। रानी दुर्गावती के साहस, दृढ़ता और सूझबूझ ने गोंडवाना को फिर से संभाल लिया। वीर नारायण को नीति और युद्ध कला की शिक्षा दी जाने लगी। रानी ने न केवल उनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान रखा, बल्कि प्रजा को भी अपने बच्चों की तरह संभालना शुरू कर दिया। गोंडवाना राज्य को जो दुर्बल समझने लगे थे, उनको रानी ने भ्रम से बाहर निकाल फेंका। उन्होंने कड़े कदम उठाकर सभी को यह संदेश दिया कि गोंडवाना को आंख दिखाना असंभव है। सेना का पुनर्गठन, सैनिकों का प्रशिक्षण और राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध नीतियों पर स्वयं नजर रखी। रानी की कुशलता से गोंडवाना की प्रतिष्ठा चारों ओर फैल गई। राज्य में सुख समृद्धि लौट आई। प्रजा ने रानी को मां का दर्जा दे दिया। ऐसे ही एक बार जब गढ़ा राज्य में भयंकर अकाल पड़ा तो रानी ने खजाने का दरवाजा प्रजा के लिए खोल दिया। उन्होंने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कई योजनाएं शुरू की। धर्मनिरपेक्षता उनकी नीति का एक अहम हिस्सा थी। सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर राज्य के विकास में योगदान दिया। रानी दुर्गावती की नेतृत्व क्षमता और प्रजा के प्रति उनका समर्पण गोंडवाना को एक आदर्श राज्य बना रहा था। रानी दुर्गावती का राज्य पूर्व से पश्चिम तक लगभग 300 मील और उत्तर से दक्षिण तक 160 मील तक विस्तृत था। इस विशाल क्षेत्र में नगर, शहर और अजेय किले शामिल थे। उनके राज्य में गोंड जनजाति के लोग बड़ी संख्या में बसते थे, जो मुख्यतः गांवों में रहते थे। कुल 23,000 गांवों में से लगभग 12,000 गांव सीधे रानी के नियंत्रण में थे, जबकि बाकी उनके जागीरदारों के अधीन थे। उनकी सेना में 20,000 घुड़सवार, 1,000 युद्ध हाथी और पैदल सैनिकों की एक विशाल टुकड़ी शामिल थी, जो राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम थी। रानी दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर को कई बार पराजित किया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद कालिंजर के किले की लड़ाई ने मालवा की राजनीति में बड़ा बदलाव लाया। मालवा पर सुजात खान का अधिकार स्थापित हुआ और उसके बाद उसका बेटा बाज बहादुर मालवा का शासक बना। बाज बहादुर ने अपने शासन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और क्षेत्र में अपनी शक्ति को मजबूत किया। गोंडवाना राज्य, जो मालवा की सीमाओं को छूता था, उस समय अपनी ख्याति के चरम पर था। रानी दुर्गावती की प्रजा में लोकप्रियता और उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। यह सुनकर बाज बहादुर ने रानी को एक महिला शासक समझकर कमजोर आंका। उसने यह मान लिया कि एक स्त्री के नेतृत्व वाले राज्य को पराजित करना आसान होगा। अपने इसी भ्रम में उसने गोंडवाना पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बाज बहादुर को इतिहास में उनकी प्रेमिका रानी रूपमती के प्रति प्रेम के लिए भी जाना जाता है, लेकिन इस समय उनका ध्यान केवल गोंडवाना को जीतने पर था। वर्ष 1556 में बाज बहादुर ने अपनी विशाल सेना के साथ गोंडवाना पर हमला कर दिया, लेकिन रानी दुर्गावती ने न केवल इस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि अपने अदम्य साहस और नेतृत्व से यह सिद्ध कर दिया कि वह एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार थीं। उनकी सेना ने बाज बहादुर के हमले का डटकर सामना किया। मैदान में रानी के सैनिक शेर की भांति लड़े और बाज बहादुर की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। युद्ध का नतीजा रानी दुर्गावती के पक्ष में रहा और बाज बहादुर को पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस विजय ने न केवल गोंडवाना राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, बल्कि रानी दुर्गावती की वीरता के किस्से और दूर दूर तक फैल गए। बाज बहादुर, जो गोंडवाना को एक कमजोर राज्य समझ रहा था, अब रानी की शक्ति और रणनीति का लोहा मानने पर विवश हो गया। 1556 से
से 57 के बीच बाज बहादुर ने कई बार उनके राज्य पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन रानी ने अपनी रणनीति और पराक्रम से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अपने राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के प्रयास में रानी मुगल साम्राज्य की सीमाओं के और करीब आ गईं। उस समय मुगल सम्राट अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करने की योजना में जुटे थे। 1562 में अकबर ने बाज बहादुर को हराकर मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसके कारण रानी दुर्गावती का सीमा बिल्कुल ही मुगल साम्राज्य की सीमाओं के करीब आ गई। इसके मुगल सेनाएं अब धीरे धीरे गढ़ा कटंगा की ओर बढ़ने लगी। इस दौरान कारा मानिकपुर के मुगल सूबेदार असफ खान ने रानी दुर्गावती के साथ व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कूटनीति के आवरण में जासूस भेजकर रानी की सेना, खजाने और सामरिक स्थिति की जानकारी एकत्र की। कुछ समय बाद असफ खान ने सीमावर्ती गांवों पर छापे मारने शुरू कर दिए। 1564 में उन्होंने एक विशाल मुगल सेना के साथ गढ़ा कटंगा पर आक्रमण कर दिया। उनके पास 10,000 घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाने की शक्ति थी। इस समय रानी की सेना के कुछ सैनिक देहात में तैनात थे, जबकि कुछ छुट्टी पर थे। ऐसे में गोंड सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी। रानी के प्रमुख मंत्री आधार सिंह ने सलाह दी कि इतनी शक्तिशाली मुगल सेना के सामने युद्ध से बचा जाए और बातचीत का मार्ग अपनाया जाए, लेकिन रानी दुर्गावती के लिए यह सुझाव अस्वीकार्य था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, अपमान और हार के साथ जीने से बेहतर है कि प्रतिष्ठा के साथ मृत्यु को गले लगाया जाए। रानी ने अपने सैनिकों को संगठित करना शुरू कर दिया और लड़ाई के लिए तैयार हो गईं। उनके लिए यह युद्ध केवल अपने राज्य की रक्षा का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का सवाल था। अगले दिन ही मुगल सेना ने गढ़ा कटंगा को घेरना शुरू कर दिया। रानी दुर्गावती ने मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारी। केवल 500 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी के साथ उन्होंने मुगलों का सामना करने की ठान ली। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए उन्होंने रास्ते में अपने बिखरे हुए सैनिकों को फिर से इकट्ठा करना शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे उनका दल बढ़ता गया। चलते चलते रानी नरही नामक गांव में पहुंची। यह स्थान रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। एक ओर ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ और दूसरी ओर नर्मदा और गौर नदियों के बीच बसा हुआ। इस स्थान का मुख्य फायदा यह था कि यहाँ से दुश्मनों का आना जाना बेहद मुश्किल था। रानी ने इस सुरक्षित स्थान पर अपनी सेना के साथ मोर्चा संभाला। असफ खान, जो रानी का ठिकाना खोजने में असफल हो रहा था, आखिरकार नरही का पता लगा ही लिया। जैसे ही रानी को यह समाचार मिला, उन्होंने अपने सेनापतियों की एक बैठक बुलाई। बैठक में उन्होंने कहा, हमें अब छिपकर समय नहीं गंवाना चाहिए। इस धरती का कर्ज हमें लड़कर चुकाना होगा। अगर कोई भी मेरे निर्णय से असहमत हो तो उसे यहाँ से जाने की छूट है। रानी के शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास और साहस था कि उनके 3000 सैनिकों ने वहीं डटकर उनके साथ लड़ने का निर्णय किया। सभी के मन में बस एक ही भावना थी, गोंडवाना की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देना। अगले ही दिन मुगल सैनिक घाटी के उन दर्रों पर तैनात हो गए जो नरही तक पहुंचने का रास्ता थे। यह देखकर रानी के प्रमुख युद्ध हाथी दल के सेनापति अर्जुन दास ने मोर्चा संभाल लिया। दर्रे की रक्षा करते हुए अर्जुन दास शहीद हो गए। जैसे ही रानी ने यह खबर सुनी, वे खुद युद्ध क्षेत्र में पहुंच गईं। उस दिन रानी की रणनीति ने दुश्मन को चौंका दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे धीरे धीरे पीछे हटते जाएं, जिससे मुगल सैनिक दर्रे में भीतर तक आ सके। जैसे ही दुश्मन अंदर आए, रानी ने अपनी सेना को चारों ओर से घेरकर हमला करने का आदेश दिया। उनकी छोटी सी सेना ने मुगलों को बुरी तरह हराया। दिन के अंत तक 300 मुगल सैनिक मारे गए और बाकी बचे सैनिक मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। उस रात रानी ने एक युद्ध परिषद की बैठक बुलाई। उन्होंने अपने सेनापतियों के सामने रात में मुगलों पर हमला करने का प्रस्ताव रखा। उनका तर्क था कि इस कदम से मुगलों को अपनी तोपें घाटी के भीतर लाने से रोका जा सकता है, क्योंकि रानी को कहीं न कहीं यह अंदेशा हो रहा था कि अगले दिन ही आसिफ खान तोपों को दर्रे के भीतर ले आएगा। लेकिन उनके सेनापतियों ने इस योजना को खारिज कर दिया, क्योंकि वे रात के अंधेरे में जोखिम उठाने से डर रहे थे। रानी ने उनकी बात मान ली, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं यह ख्याल था कि इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए था। अगले दिन रानी दुर्गावती की आशंका सच साबित हुई। असफ खान ने अपनी विशाल तोपों को दर्रे के भीतर ले आने का आदेश दे दिया। दुश्मन की इस चाल ने रानी को और सतर्क कर दिया। उन्होंने तुरंत युद्ध का मैदान संभालने का निर्णय लिया। अपने बख्तरबंद कवच से लैस और अपने प्रिय युद्ध हाथी सरमन पर सवार होकर रानी दुर्गावती और उनके बेटे वीर नारायण ने सेना की कमान संभाली। उनकी रणनीति और वीरता ने मुगलों को 3 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दुर्गावती की सेना ने इतनी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन हताश होने लगा, लेकिन इस बीच दुश्मन के विशाल सैन्य बल का असर दिखने लगा। दोपहर के करीब वीर नारायण को गहरे घाव लग गए। उनकी हालत गंभीर हो गई थी और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर एक सुरक्षित जगह पर हटाना पड़ा। यह दृश्य रानी के लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। रानी ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा और युद्ध का नेतृत्व जारी रखा। उनके साहस से प्रभावित
होकर उनकी सेना में जोश भर गया। रानी दुर्गावती अपने हाथों में तलवार लिए दुश्मनों का संहार कर रही थीं। तभी एक तीर उनकी दाहिनी कनपटी में आकर लगा। दर्द सहते हुए भी उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी और दुश्मनों का सामना करती रहीं। लेकिन दुर्भाग्य से दूसरा तीर उनकी गर्दन पर आ लगा। रक्त की धारा उनकी गर्दन से बहने लगी। उनका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उनकी आंखों में अब भी अदम्य साहस की चमक थी। उन्होंने देखा कि मुगलों की सेना अब भी भारी संख्या में आगे बढ़ रही थी। घायल और कमजोर होते हुए भी रानी दुर्गावती ने अपने हाथी सरमन को आदेश दिया कि वह दुश्मनों की पंक्ति को तोड़ने में मदद करे। सरमन अपनी सूंड में घंटा बजाते हुए दुश्मनों को रौंदने लगा, लेकिन मुगल सैनिकों ने दूर से बाण वर्षा शुरू कर दी। रानी का शरीर बुरी तरह घायल था। उनके चेहरे और गर्दन से लगातार खून बह रहा था, लेकिन यह अद्भुत था कि उनकी तलवार अब भी दुश्मनों के सर कलम करती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे युद्ध भूमि में मृत्यु का नृत्य कर रही हों। मुगल सैनिक भयभीत होकर पीछे हटने लगे। इसी बीच रानी ने अपने मंत्री आधार सिंह को रोते हुए देखा। वे बोली, आधार, अब मेरा युद्ध समाप्त हो गया है। मेरा शरीर जवाब दे रहा है। गले की नस से बहता खून मेरे जीवन की आखिरी बूंदें हैं। अब मेरे पास अधिक समय नहीं है। दुश्मनों को मेरी मृत्यु के बाद मेरी देह तक पहुंचने का अवसर मत देना। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मुझे इस कष्ट से मुक्त करो। आधार सिंह का चेहरा आंसुओं से भीग गया। वे बोले, रानी माँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं आपके आदेश की अवहेलना करूंगा, लेकिन आपको नहीं मरने दूंगा। आप ही हमारी शक्ति हैं। दुर्गावती ने बेसुध होते हुए अंतिम बार कहा, आधार, अब मूर्खता मत करो। मेरा जीवन समाप्त हो चुका है। अगर मेरी देह दुश्मनों के हाथ लगी तो यह हमारे सम्मान का अंत होगा। लेकिन आधार सिंह से यह नहीं हो पाया। धीरे धीरे मुगल सेना रानी की नजदीक आ रहे थे, इसलिए रानी दुर्गावती ने अंतिम बार खुद की तलवार को उठाया और पूरे जोश के साथ कहा, महाराज, मैंने अपना जीवन आपके वचन और राज्य की रक्षा में समर्पित किया। अब मैं इस धरती पर अपनी अंतिम सांस लेते हुए सबसे सुंदर मृत्यु का वर्ण कर रही हूँ। समर मरण से बढ़कर कोई मृत्यु नहीं। गढ़ा राज्य और इस पावन धरा को मेरा आखिरी प्रणाम। इतना कहते हुए उन्होंने तलवार को अपने सीने पर जोर से प्रहार किया। तलवार उनकी छाती को चीरते हुए पीछे की ओर निकल गई। उनकी आंखों में अब भी वीरता का तेज था और उनका शरीर धरती पर गिर गया। रानी दुर्गावती ने अपनी जान देकर यह सुनिश्चित किया कि दुश्मन जीते जी उनके शरीर को छू तक न सके। उधर वीर नारायण, जो बुरी तरह घायल था, किसी तरह चौरागढ़ पहुंच गया। जैसे ही वहां रानी के बलिदान की खबर पहुंची, पूरा किला शोक में डूब गया। हर ओर करुण विलाप सुनाई देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो चौरागढ़ का हर कण दुहक में डूबा हो। रामचेरी, रानी के सबसे भरोसेमंद साथी, बार बार अचेत हो रहे थे, लेकिन वीर नारायण ने अपनी आंखों में आंसू पोंछकर प्रतिशोध की ज्वाला को प्रज्वलित किया। 50 दिन भी नहीं बीते थे कि मुगल सेनापति आसफ खान ने चौरागढ़ पर चढ़ाई कर दी। वीर नारायण ने पूरी बहादुरी के साथ युद्ध किया। हालांकि चौरागढ़ की सेना के पास तोपों की कमी थी, जो मुगलों की ताकत के सामने एक बड़ी कमजोरी साबित हुई। आसफ खान ने आत्मसमर्पण का संदेश भेजा, लेकिन वीर नारायण ने गर्व से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जिस युद्ध में मेरी माँ ने अपने प्राण देकर भी दुश्मन के आगे सिर नहीं झुकाया, मैं उसी दुर्गावती का पुत्र हूँ। मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। रामचेरी को यह आभास हो गया था कि अब युद्ध को जीत पाना असंभव है। उन्होंने किले की नारियों के साथ जौहर करने का निर्णय लिया ताकि उनकी पवित्रता पर कोई आंच न आए। वीर नारायण ने आदेश दिया और किले के भीतर नारियों ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। किले में बचे सैनिक जो जौहर का सहयोग कर रहे थे, सुरंगों से बाहर निकल गए। वीर नारायण ने किले से बाहर निकलकर आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ाई की, लेकिन अंततः वह भी वीर गति को प्राप्त हो गए। आसफ खान ने चौरागढ़ पर कब्जा कर लिया। लूट में उसे सोने की ईंटें, अनगिनत मोहरें, बेशकीमती हीरे जवाहरात और हजारों हाथी मिले, लेकिन लालच में आकर उसने अधिकांश लूट को खुद रख लिया। उसने अकबर को बहुत कम हिस्सा भेजा और गोंडवाना का सुल्तान बनने की योजना बनाने लगा। जब अकबर को इसकी सच्चाई पता चली तो उसने तुरंत आसफ खान को दिल्ली बुलाया। लंबे समय तक टाल मटोल के बाद जब आसफ खान दिल्ली पहुंचा तो अकबर ने गद्दारी का आरोप लगाते हुए उसे सजाए मौत दे दी। आसफ खान के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए गए। इस प्रकार 16वीं शताब्दी की यह महागाथा रानी दुर्गावती के बलिदान, उनकी बहादुरी और स्वाभिमान की करुण गाथा बन गई। गोंडवाना की वीरभूमि के अमर शब्द विश्व के करुण इतिहास में हमेशा गूंजते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को रानी दुर्गावती की गाथा पसंद आया होगा। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए है तो मैं आपसे एक विशेष निवेदन करता हूँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि रानी दुर्गावती की इस प्रेरणादायक गाथा के बाद आप किस वीर या वीरांगना की कहानी सुनना चाहेंगे। और यदि आप बुंदेलखंड के अमर योद्धाओं आल्हा उदल की गाथा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर जरूर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार के दिन फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक गाथा के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।